आप सभी प्रतियोगी छात्रों का आज की कक्षा में स्वागत है। आप सभी लोग अध्ययन कर रहे हैं भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था। भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था के अंतर्गत आप आज जिस विषय का अध्ययन करेंगे वह है प्रस्तावना के विशेष संदर्भ में संविधान का दर्शन एवं आधारभूत सिद्धांत। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं। विश्व के प्रचलित सभी संविधानों के अपने दर्शन एवं आधारभूत सिद्धांत होते हैं। इसी दर्शन और सिद्धांतों की प्राप्ति के लिए संविधान की रचना होती है। संविधान का दर्शन उसके मूलभूत आदर्शों, नैतिक आधारों और उद्देश्यों का प्रतिनिधित्व करता है। यह संविधान का आत्मा होता है जो देश की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक दिशा तय करता है। यानी हमने बात संविधान के आधारभूत और दर्शन की प्रारंभ की है। विश्व के जितने भी संविधान हैं, विश्व के संविधान, विश्व के सभी संविधानों के अपने दर्शन और आधारभूत सिद्धांत होते हैं। आधारभूत सिद्धांत, इन्हीं दर्शनों और आधारभूत सिद्धांतों की प्राप्ति के लिए संविधानों की रचना की जाती है। संविधान का दर्शन उसके मूलभूत आदर्शों, नैतिक आधारों और उसके उद्देश्यों का प्रतिनिधित्व करता है। संविधान का दर्शन न केवल उन लोगों के आदर्श विचार होते हैं जिन्हें संविधान निर्माण के लिए चुना गया, बल्कि संविधान का दर्शन उन संघर्षों, परिणामों एवं राष्ट्रीय पहचान से जुड़ा हुआ है जो विदेशी आधिपत्य से छुटकारा पाने के लिए लड़ा गया। भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की दीर्घ परंपरा है जो 1857 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध लड़े गए प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से प्रारंभ होता है और आज़ादी की प्राप्ति 15 अगस्त 1947 तक चलता है। भारत में आप सभी लोग जानते हैं कि अंग्रेजों का शासन था, अंग्रेजों का, और इन अंग्रेजों के शासन के खिलाफ, इनके खिलाफ प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष चला। कौन? 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष, प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष यहां से प्रारंभ होता है और 15 अगस्त 1947 तक चलता है, यहां आकर के समाप्त होता है। यह राष्ट्रीय आंदोलन जो चला वह कुछ निश्चित आदर्शों, आकांक्षाओं और उद्देश्यों को लेकर के लड़ा गया था। जिन आदर्शों, उद्देश्यों और आकांक्षाओं को लेकर यह राष्ट्रीय आंदोलन लड़ा गया था, वे आदर्श समय समय पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलनों के प्रस्तावों में व्यक्त होता रहा। जैसे जैसे राष्ट्रीय आंदोलन तीव्र होता गया, वैसे वैसे संविधान के आदर्शों पर भारतीय नेताओं के मत जो हैं वह स्थिर होते गए। 1928 का नेहरू रिपोर्ट इसका जो है एक ज्वलंत उदाहरण है। नेहरू रिपोर्ट, नेहरू रिपोर्ट, यह नेहरू रिपोर्ट कब आई? 1928। यह एक उदाहरण है जिसमें भारतीयों ने एक संघ निर्माण की मांग और मौलिक अधिकारों की मांग की थी। भारतीय संविधान के आदर्शों पर न केवल
राष्ट्रीय आंदोलन के आदर्शों, आकांक्षाओं, बल्कि भारतीय दार्शनिक परंपरा एवं महात्मा गांधी के आदर्शों और संघर्षों का गहरा प्रभाव पड़ा। तो आप देखिए कि भारतीय संविधान पर 3 बातें प्रभाव की है। पहला, राष्ट्रीय आंदोलन का, राष्ट्रीय आंदोलन, इस राष्ट्रीय आंदोलन के आदर्शों का। दूसरा, जो रहा भारतीय दार्शनिक चिंतन परंपरा, भारतीय दार्शनिक चिंतन परंपरा, और तीसरा जो प्रभाव व्यक्ति का दिखाई देता है, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी। ये जो आदर्श रहे हैं वे भारतीय संविधान पर दिखाई देते हैं। महात्मा गांधी के विचारों का प्रभाव भारतीय संविधान पर कैसे पड़ा उसे हम समझते हैं। महात्मा गांधी, महात्मा गांधी की बात हो रही है। महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए जब वे एसएस राजपूताना जहाज से लंदन जा रहे थे तो एक समाचार पत्र के पत्रकार या संवाददाता ने उनसे पूछा कि यदि वे सफल हुए तो भारत से किस प्रकार का संविधान लेकर लौटेंगे। महात्मा गांधी, बात हो रही है 1931 की। 1931 को वो जा रहे हैं लंदन, और लंदन किस लिए जा रहे हैं? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने। और जिस जहाज से वे भाग लेने जा रहे हैं उसका नाम है एस राजपूताना, राजपूताना। इसी एस राजपूताना जहाज के डेक पर एक पत्रकार उनसे पूछता है कि आप द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने जा रहे हैं तो आप भारत के लिए किस प्रकार का संविधान लेकर के लौटेंगे। गांधी ने उत्तर दिया, क्या उत्तर दिया? मैं एक ऐसे संविधान का प्रयत्न करूंगा जो उसे दासता और संरक्षण के बंधनों से मुक्त कर दे। मैं एक ऐसा भारत चाहता हूं जिसमें गरीब से गरीब व्यक्ति यह महसूस करे कि यह उसका अपना देश है और जिसे बनाने में उसका भी मत महत्वपूर्ण है। इस भारत में ऊंच नीच का भेदभाव ना हो, सभी संप्रदाय मिलजुल कर रह सकें, छुआछूत, नशीले पेय, मादक औषधियों के लिए कोई स्थान ना हो, स्त्रियों और पुरुषों के लिए समान अधिकार हो। गांधी कहते हैं कि हम सारे संसार से शालीनतापूर्ण इस प्रकार संबंध रखेंगे, ना तो हम किसी का शोषण करेंगे और ना ही शोषण होने देंगे। हम करोड़ों भारतीयों के हितों की रक्षा करते हुए सरल विदेशी हितों को भी सुरक्षित रखेंगे। व्यक्तिगत रूप से मुझे देशी और विदेशी भेद से भी घृणा है और यही मेरे सपनों का भारत है। तो आपने देखा कि गांधी ने संविधान के लिए जो आदर्श बताया है, यह आदर्श भारतीय संविधान में परिलक्षित होता है। जब भारतीय संविधान के आदर्शों की बात हम करते हैं तो भारतीय संविधान के आदर्श की प्रभावशाली अभिव्यक्ति संविधान के आदर्श, जब इसकी बात की जाती है तो इसकी प्रभावशाली अभिव्यक्ति जो है
वह जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव में हुआ है। उद्देश्य प्रस्ताव, उद्देश्य प्रस्ताव। और इस उद्देश्य प्रस्ताव को किसने प्रस्तुत किया? पंडित नेहरू ने, नेहरू में व्यक्त हुआ है। आप सभी लोग जानते हैं कि संविधान सभा का पहला अधिवेशन बिना मुस्लिम लीग के 9 दिसंबर 1946 को प्रारंभ हुआ, जो 23 दिसंबर 1946 तक चला। तो संविधान सभा की बात हो रही है, संविधान सभा। इस संविधान सभा का पहला अधिवेशन कब से चला? 9 दिसंबर 1946 से लेकर के 23 दिसंबर 1946 तक। संविधान सभा में, इसी संविधान सभा में पंडित नेहरू ने अपने प्रेरणापूर्ण भाषण में एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया और इस प्रस्ताव को ही उद्देश्य प्रस्ताव कहा जाता है। इस प्रस्ताव को, किसको? उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया। 22 जनवरी कब? 1947 को संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। इस उद्देश्य प्रस्ताव में संविधान सभा के लक्ष्यों और उद्देश्यों की व्याख्या की गई थी, जिससे आगे सभी चरणों में संविधान निर्माण की प्रेरणा मिलती रही। इस उद्देश्य प्रस्ताव यानी नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किए गए उद्देश्य प्रस्ताव, इस उद्देश्य प्रस्ताव में निहित विचार कौन कौन से थे, जिसका भारतीय संविधान के आदर्शों पर प्रभाव पड़ा है? इसमें कुल जो है 8 धाराएं थी, जिसकी पहली धारा, उद्देश्य प्रस्ताव की पहली धारा, धारा 1। पहली धारा को आप देखिए कि पहली धारा में कौन सी बात कही गई थी। पहली धारा में जो बात कही गई थी वह थी कि संविधान सभा दृढ़तापूर्वक और सत्यनिष्ठा से भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य घोषित करती है तथा भारत में प्रशासन के लिए एक संविधान निर्माण का वचन देती है। यानी पहली धारा में जो बात कही गई उसमें 2 बातें रही। पहला का जो है वह है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्नता की बात की गई। दूसरा बात जो उद्देश्य प्रस्ताव के धारा 1 में था वह था कि भारत के लिए एक संविधान की बात उद्देश्य प्रस्ताव में कही गई। यानी भारत जो है एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य होगा और दूसरा भारत में शासन प्रशासन के संचालन के लिए एक संविधान का निर्माण किया जाएगा। ऐसा उद्देश्य प्रस्ताव के धारा 1 में बात कही गई। अब देखिए कि धारा 2 में कौन सी बात कही गई। धारा 2, इस धारा 2 में बात कही गई कि भारत एक संघ बनेगा, यानी इसमें एक संघ निर्माण की बात कही गई और इस संघ में ब्रिटिश भारत के क्षेत्र शामिल होंगे, देशी रियासतों के क्षेत्र शामिल होंगे
तथा वे भाग भी इसमें शामिल होंगे जो ब्रिटिश क्षेत्र या देशी रियासतों में शामिल नहीं हैं, किंतु वे भारत के अंग बनना चाहते हैं। यानी धारा 2 में जो बात कही गई कि भारत एक संघ होगा, इस संघ में 3 तरह के जो है क्षेत्र होंगे। पहला क्षेत्र जो है आप देखिए कि ब्रिटिश क्षेत्र होगा, ब्रिटिश क्षेत्र, और दूसरा जो होगा देशी रियासतों के क्षेत्र, देशी रियासतों के क्षेत्र, और तीसरा वैसा क्षेत्र होगा जो ऊपर दोनों में सम्मिलित नहीं है, सम्मिलित नहीं है, किंतु ये भारत के अंग होना चाहते हैं। तो इस तरह से धारा 2 में आपने देखा कि एक संघ निर्माण की बात कही गई। इस संघ निर्माण में ब्रिटिश क्षेत्र, देशी रियासतों के क्षेत्र तथा वे क्षेत्र जो ब्रिटिश क्षेत्र और देशी रियासतों में शामिल नहीं हैं, किंतु वे भारत का हिस्सा बनना चाहते हैं, इसके अंदर शामिल होगा। धारा 2 के बाद अब आप देखिए कि धारा 3 में क्या बात उद्देश्य प्रस्ताव के कहा गया। उद्देश्य प्रस्ताव के धारा 3 में कहा गया कि ये सब राज्य क्षेत्र, यानी जो तीनों राज्य क्षेत्रों की हमने ऊपर बात किया है, अपने वर्तमान सीमाओं, यानी जिस सीमा क्षेत्र के अंतर्गत वे हैं, या फिर संविधान सभा या संविधान सभा के बाद संवैधानिक विधि द्वारा निर्धारित सीमाओं के अनुसार स्वायत्त इकाई के रूप में होंगे। तीसरी धारा में जो बात किया गया कि राज्य जो होंगे, जो भी इनकी सीमा निर्धारित की जाएगी, चाहे वह उनकी वर्तमान सीमा हो या फिर संविधान सभा के द्वारा या बाद में संवैधानिक विधि द्वारा निर्धारित किया जाए, राज्य जो होंगे वे स्वायत्त इकाई के रूप में होंगे। और क्या होगा इसमें कि ये एकक संघ में निहित शक्तियों को छोड़कर उन सभी शक्तियों का प्रयोग करेंगे जो अवशेष होगा। यानी राज्य उन शक्तियों का प्रयोग करेंगे जो शक्तियां केंद्र को दे देने के बाद अवशेष बचती हैं, अवशेष बचती हैं, इन शक्तियों का प्रयोग जो है वह राज्य करेंगे। ऐसा बात धारा 3 में कहा गया। अब आप देखिए कि धारा 4 में कौन सी बात जो है उद्देश्य प्रस्ताव के कही गई थी। धारा 4 के अंतर्गत कहा गया कि भारत की संपूर्ण शक्ति, सत्ता, प्राधिकार, उसके संगठक भाग, विधायी अंग, प्रशासनिक उपकरण आदि सभी कुछ भारत की जनता से उत्पन्न है। यानी जो भी कुछ भारत में शक्ति है, जो शक्ति का प्रयोग करती है, चाहे वह कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका आदि हों, ये सारे उपकरणों के शक्ति का स्रोत क्या है? वह जनता है। शक्ति स्रोत कौन है? जनता। धारा 4 को आपने देखा कि इसमें भारत की सारी शक्ति, सत्ता, प्राधिकार, उसके संगठक भाग, विधायी, प्रशासनिक उपकरण आदि सभी कुछ भारतीय जनता के द्वारा उत्पन्न है। अब आप धारा संख्या 5 को देखिए। धारा संख्या 5 में कौन सी बात की गई?
भारत की जनता को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, प्रतिष्ठा तथा अवसर की समता, विधि के समक्ष समानता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, व्यवसाय, संगम तथा कार्य की स्वतंत्रता, विधि और सदाचार के अधीन रहते हुए प्राप्त होगी। यानी भारत की जनता को, धारा 5 में भारत की जनता के अधिकारों का वर्णन है और ये अधिकार जनता जो है निरपेक्ष रूप से प्रयोग नहीं करेगी, बल्कि यह विधि और सदाचार के अधीन होगा। किसके? विधि और सदाचार के अधीन होगा, ऐसा धारा 5 में कहा गया। धारा 6 के अंतर्गत जो बात कही गई है उसे आप देख लें कि धारा 6 के उद्देश्य प्रस्ताव में कहा गया कि भारत में अल्पसंख्यकों, पिछड़े और जनजाति क्षेत्रों के लिए, दलित तथा अन्य पिछड़ों वर्गों के लिए पर्याप्त सुरक्षा का प्रबंध किया जाएगा। यानी भारत में जो कमजोर वर्ग हैं उनके लिए सुरक्षा का प्रबंध किया जाएगा। यानी कमजोर वर्गों के सुरक्षा का प्रबंध यह धारा 6 में कहा गया। तो आप देखिए कमजोर वर्ग कौन है? अल्पसंख्यक, पिछड़े, जनजाति, दलित या अन्य पिछड़े जो है इसके अंतर्गत आते हैं। धारा 7 में कौन सी बात कही गई कि भारतीय गणराज्य के क्षेत्रों, धरती, समुद्र, वायु पर संप्रभुता संपन्न अधिकार सभ्य राष्ट्रों के नियमों के अनुसार सुरक्षित रखे जाएंगे। यानी भारत की संप्रभुता धरती पर, समुद्र पर, वायु पर होगी। यानी धारा 7 में भारत की संप्रभुता संपन्नता धरती, वायु और जलीय या समुद्री तीनों क्षेत्रों पर होगी, ऐसा धारा 7 के अंतर्गत बात कही गई उद्देश्य प्रस्ताव के। अब धारा 8 की बात हम कर लेते हैं। धारा 8 में उद्देश्य प्रस्ताव के कौन सी बात कही गई थी? आप सभी लोग जानते हैं कि भारत एक प्राचीन देश है और अपनी प्राचीनता के कारण भारत को पूरी दुनिया में गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त था। तो धारा 8 में यह कहा गया कि यह प्राचीन देश विश्व में अपना समुचित और गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त करेगा, विश्व कल्याण और विश्व शांति के लिए स्वेच्छा से पूरा सहयोग करने के लिए तत्पर रहेगा। यानी विश्व शांति और विश्व कल्याण के लिए भारत जो है वह प्रतिबद्ध है, ऐसा धारा 8 में कहा गया। इस तरह से आपने उद्देश्य प्रस्ताव में निहित विचारों को देखा, समझा। उद्देश्य प्रस्तावों में जो निहित विचार हैं वे भारतीय संविधान के प्रस्तावना में भी व्यक्त हुए हैं। ये जो उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में पंडित नेहरू ने पेश किया और संविधान सभा ने उसे पास किया, उसके लिए पंडित नेहरू ने कहा था कि यह एक संकल्प से कुछ ज्यादा है। यह एक घोषणा पत्र, एक दृढ़ निश्चय, एक प्रतिज्ञा
एक वचन तथा हम सभी के लिए एक समर्पण है। उद्देश्य प्रस्ताव, संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका में जो संकल्प हैं वे दिखाई पड़ते हैं। जैसे प्रस्तावना में एक बात कहा गया है कि प्रस्तावना में एक बात कहा गया है कि हम भारत के लोग आप देखिए कि हम भारत के लोग जो हैं यही समस्त शक्तियों के अंतिम स्रोत हैं, जो उद्देश्य प्रस्ताव के धारा 4 में जो निहित आदर्श हैं उसके समान है। प्रस्तावना में भारत के समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता की बात कही गई है। यह विचार उद्देश्य प्रस्ताव के धारा 5 की तरह है, यानी उद्देश्य प्रस्ताव की 5वीं धारा से यह विचार मिलता है। प्रस्तावना में राष्ट्र की एकता और अखंडता की बात कही गई है, जो उद्देश्य प्रस्ताव के आदर्श धारा 7 के समान है। इस उद्देश्य प्रस्ताव की धारा 6 और धारा 8 की झलक राज्य के नीति निदेशक तत्वों के अनुच्छेद 46 यह अनुच्छेद 46 है क्या? इस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य अनुसूचित जातियों, जनजातियों तथा अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों का प्रतिनिधित्व करेगा। अनुच्छेद 51 जिसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात कही गई है, यह जो बात है, यह जो है उद्देश्य प्रस्ताव के आप देखिए कि 6वीं और 8वीं धारा के अनुकूल है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना अगर आप देखें तो उद्देश्य प्रस्ताव में ही निहित है। संविधान के प्रस्तावना की चर्चा करने से पहले हमारा उद्देश्य है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निहित आदर्श पंडित जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव से किस सीमा तक मिलते हैं, इसे आपको बताना था। अब हम भारतीय संविधान के प्रस्तावना की चर्चा आपसे करने जा रहे हैं। यह प्रस्तावना क्या है? संविधान में इसे रखने का उद्देश्य क्या होता है? क्या दुनिया के सभी संविधानों में प्रस्तावना का उल्लेख होता है? यह प्रस्तावना क्या है? इसमें निहित आदर्श क्या हैं? इन आदर्शों की प्राप्ति के लिए संविधान के कतिपय उपबंधों में क्या प्रावधान किए गए हैं, इसकी चर्चा हम आज आपसे करेंगे। दुनिया के प्रत्येक देश के संविधान का प्रारंभ प्रस्तावना से होता है। प्रस्तावना क्या है?
प्रस्तावना में संविधान के उद्देश्यों और सिद्धांतों को व्यक्त किया जाता है। प्रस्तावना में संविधान के उद्देश्य और क्या सिद्धांत, इसको जो है व्यक्त किया जाता है। इन्हीं उद्देश्यों और सिद्धांतों की प्राप्ति के लिए संविधान की रचना होती है। इस तरह से प्रस्तावना संविधान के दार्शनिक विचारधारा का मूर्त रूप होता है। इस प्रस्तावना से दो प्रयोजन सिद्ध होते हैं। प्रस्तावना बताता है कि संविधान के प्राधिकार के स्रोत क्या हैं। प्रयोजन पहला यह बताता है कि संविधान के प्राधिकार का स्रोत क्या है। दूसरी बात, प्रस्तावना बताता है कि संविधान किन उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहता है और उसे संवर्धित करना चाहता है। यानी उद्देश्यों की प्राप्ति और उसका संवर्धन। तो इस तरह से प्रस्तावना से मूल रूप से दो तरह के प्रयोजन सिद्ध होते हैं। पहली बात यह बताता है कि संविधान की जो शक्ति है उसका स्रोत क्या है। दूसरा कि संविधान किन उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहता है और उसे आगे बढ़ाना चाहता है। प्रस्तावना का विधिक महत्व भी होता है। प्रस्तावना का हमने आपसे बताया कि इसका कानूनी महत्व भी होता है, विधिक महत्व भी होता है। जहां पर संविधान की भाषा स्पष्ट ना हो वहां पर प्रस्तावना विधिक व्याख्या में सहायता करती है। भारतीय संविधान के प्रारंभ में प्रस्तावना दिया गया है और आप देखिए कि यह जो प्रस्तावना है, यह प्रस्तावना है क्या। प्रस्तावना, अब हम मूल रूप से प्रस्तावना की भारतीय संविधान की चर्चा कर रहे हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। इस तरह आपने देखा कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वह क्या है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में एक बात कहा गया कि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित
किया गया। संविधान में प्रस्तावना कब शामिल किया गया? संविधान में प्रस्तावना संविधान सभा का 10वां अधिवेशन, इस 10वें अधिवेशन में प्रस्तावना को संविधान में शामिल किया गया था। यह 10वां अधिवेशन जो है 8 अक्टूबर से लेकर 17 अक्टूबर 1949 तक चला था। 6 अक्टूबर से लेकर के यह 17 अक्टूबर 1949, 17 अक्टूबर 1949 तक यह 10वां अधिवेशन चला था। इसी अधिवेशन में यानी 10वें अधिवेशन में ही संविधान का दूसरा वाचन हुआ था। अगर प्रश्न आ जाए कि संविधान का दूसरा वाचन किस अधिवेशन में हुआ था, तो उत्तर जो होगा वह 10वां अधिवेशन होगा। और इस संविधान का जो दूसरा वाचन चला, इसमें 395 अनुच्छेदों पर एक एक करके जो है विचार हुआ। जब संविधान सभा ने प्रस्तावना को स्वीकार किया था, प्रस्तावना यानी आज जब आप प्रस्तावना पढ़ते हैं तो प्रस्तावना का मूल रूप यह नहीं था जब संविधान सभा ने प्रस्तावना को स्वीकार किया था। मूल प्रस्तावना में आप देखिए कि 3 शब्द समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता नहीं था। ये 3 शब्द जो है संविधान के मूल प्रस्तावना में नहीं था। इन शब्दों को यानी इन तीनों शब्दों को 42वें संवैधानिक संशोधन, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया, जो परीक्षाओं में अक्सर आता है। प्रस्तावना को समझ लेने, जान लेने के बाद या पढ़ लेने के बाद आइए अब हम प्रस्तावना में निहित आदर्शों और उद्देश्यों की एक एक विश्लेषण कर समझने का प्रयास करते हैं। प्रस्तावना में प्रयुक्त पहला शब्द जो है वह है हम भारत के लोग। हम भारत के लोग। ये प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्दावली हम भारत के लोग का क्या अर्थ है? क्या इसका अर्थ संविधान सभा में उपस्थित उन लोगों से है जो संविधान की रचना कर रहे थे, या फिर इसका अर्थ भारत की आम जनता से है? आप सभी जानते हैं कि संविधान सभा के प्रतिनिधि भारतीय जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित थे, जो कि निर्वाचित प्रांतीय विधान मंडलों से बने निर्वाचन मंडल के द्वारा चुने गए थे। प्रांतीय विधान मंडलों का जो चुनाव हुआ था उसमें सीमित वर्गों को ही मताधिकार मिला था। जब प्रस्तावना में यह शब्द हम देखते हैं कि हम भारत के लोग, इसका अभिप्राय या इसका अर्थ जो होता है, हम अर्थात संविधान सभा के सदस्य
और भारत के लोग, जिसका तात्पर्य अर्थ भारत की जनता से है। इसी आम जन के लोक इच्छा से संविधान का रचना हुआ और यही शासन शक्ति का अंतिम स्रोत है। इस तरह से हम भारत के लोग का जो पहला अर्थ आपका निकलता है, वह अर्थ निकलता है कि संविधान सभा में उपस्थित लोग और भारत की जनता, और यही भारत की जनता संविधान की शक्ति का स्रोत है। शक्ति का स्रोत यही जनता है। दूसरा अर्थ जो हम भारत के लोग हैं, इसका अर्थ निकलता है कि हम भारत के लोग में संपूर्ण भारत के लोग शामिल हैं, ना कि राज्यों के। यानी हम भारत के लोग में भारत के लोग हैं, भारत के लोग हैं, राज्यों के लोग नहीं, राज्यों के लोग नहीं। यानी हम भारत के लोग एक हैं, यह अर्थ निकलता है। संविधान का निर्माण राज्य या अनेक राज्यों ने नहीं किया है, अपितु संविधान का निर्माण भारत के सभी लोगों ने मिलकर किया है। अतः भारत का कोई राज्य या राज्यों का समूह मिलकर ना तो संविधान को समाप्त कर सकता है और ना ही संविधान द्वारा निर्मित संघ से अलग हो सकता है। चूंकि राज्यों के लोगों ने संविधान की रचना नहीं किया है, अतः राज्य अथवा राज्य समूह ना तो भारत से अलग हो सकते हैं और ना ही संविधान को समाप्त कर सकते हैं। इस तरह से जो भारतीय संघ बना है, यह भारतीय संघ अविनाशी है। अविनाशी का जो अर्थ है कि विनाश ना होने वाला, कभी समाप्त ना होने वाला। भारतीय संविधान के भाग एक के अनुच्छेद 4 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र, भाग 1 के कहां अनुच्छेद 4 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र स्पष्ट किया गया है। भारत के संसद को यह अधिकार है कि वह नए राज्यों का प्रवेश या नए राज्यों की स्थापना कर सकती है, वर्तमान राज्यों के नाम, क्षेत्रों तथा सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है। इस तरह से यहाँ पर स्वतंत्र स्वायत्त शासी राज्य की धारणा का अंत कर दिया गया है। जहाँ उद्देश्य प्रस्ताव में स्वतंत्र स्वायत्त शासी राज्य की बात कही गई थी, किंतु जब संविधान बना और संविधान में जो प्रस्तावना आई जिसमें हम भारत के लोगों ने मिलकर के संविधान की रचना किया, तो वहां पर स्वायत्त शासी राज्य की धारणा का समापन कर दिया गया, स्वायत्त शासी राज्य की धारणा का अंत कर दिया गया। इस तरह से आप देखिए कि भारत के जो राज्य हैं वे कैसे हैं? विनाशी हैं।
विनाशी कहने का मतलब है कि राज्य की सीमा, क्षेत्र, नाम आदि में परिवर्तन किया जा सकता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो भारतीय संघ है, भारतीय संघ वह कैसा है? विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। अमेरिका का हम उदाहरण आपके सामने रखते हैं। अमेरिका में संघ का निर्माण राज्यों ने मिलकर के किया था और अमेरिका के संघ को अपनी अविनाश्यता सिद्ध करने के लिए गृह युद्ध तक झेलना पड़ा। हम भारत के लोग जो शब्द है इस पर टिप्पणी करते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, डॉक्टर अंबेडकर का कहना है कि संविधान का जो आधार है वह जनता है और इसमें निहित प्राधिकार और प्रभुता जो है वह जनता के द्वारा प्राप्त हुआ है। अब हम प्रस्तावना के दूसरा शब्द संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न को लेते हैं। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। प्रस्तावना को पढ़ते समय आपने देखा कि हम भारत के लोग, जिसकी हमने व्याख्या की, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। तो यहां पर संपूर्ण की बात कही गई, नहीं पूरा पूरा, आधा अधूरा नहीं, बल्कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है भारत। यानी भारत जो है वह आंतरिक और बाह्य क्षेत्र में पूरी तरह आजाद है। प्रभुता संपन्नता का जो अर्थ होता है राज्यों का स्वतंत्र अधिकार। प्रभुत्व संपन्न का क्या अर्थ है? राज्य का स्वतंत्र अधिकार। यहां राज्य का अर्थ भारत से है, इसका तात्पर्य भारत या देश से है। अर्थात प्रभुत्व संपन्नता के अंतर्गत किसी राज्य को किसी विषय पर कानून बनाने का अधिकार है, वह किसी अन्य राज्य या अन्य शक्ति के अधीन नहीं है। यानी जो राज्य का हमने बताया कि यहां पर भारत अर्थ है, यह भारत जो है पूरी तरह से क्या है? किसी भी कानून को बना सकता है। यह किसी दूसरे देश या शक्ति के अधीन नहीं है। यह पूरी तरह संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। हम कह सकते हैं कि भारत का संविधान ब्रिटेन की संसद या किसी अन्य शक्ति का देन नहीं है। जैसे भारत का संवैधानिक विकास पढ़ते समय आपने कई भारत शासन अधिनियमों, जैसे 1909 का भारत शासन अधिनियम, 1919 का भारत शासन अधिनियम और 1935 का भारत शासन अधिनियम आदि को पढ़ा, जो ब्रिटिश संसद की देन थे। लेकिन भारत का संविधान यह किसी की देन नहीं है, बल्कि इसे भारतीय जनता ने स्वयं अपने लिए बनाया है। भारत का संविधान भारत के लोगों ने एक प्रभुता संपन्न संविधान सभा में अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से बनाया था और यह जो संविधान सभा थी यह देश का राजनीतिक भविष्य तय करने में सक्षम थी। प्रस्तावना में व्यक्त शब्द हम भारत के लोग
संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं, यह यही सिद्ध करता है। यह शब्दावली अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करता है लोगों की सर्वोच्च प्रभुता और संविधान निर्माण के उनके प्राधिकार को व्यक्त करता है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्नता पर भारत में एक आक्षेप किया जाता है। आक्षेप, यह आक्षेप क्या है? यह जो आक्षेप किया जाता है, कहा जाता है कि भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है। राष्ट्रमंडल का सदस्य होने के कारण भारत की संप्रभुता जो है सीमित हो जाती है। तो यह राष्ट्रमंडल क्या है? राष्ट्रमंडल को अगर आप समझिए तो यह राष्ट्रमंडल, यह राष्ट्रमंडल है क्या? जिसके आधार पर यह आरोप लगाया जाता है कि भारत की संप्रभुता सीमित है। राष्ट्रमंडल वस्तुतः एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है। राष्ट्रमंडल की औपचारिक शुरुआत 1926 में वाल्फोर घोषणा से हुई। इसकी शुरुआत 1926 वाल्फोर घोषणा से जो है राष्ट्रमंडल की शुरुआत हुई। मुख्य रूप से राष्ट्रमंडल में वे देश शामिल हैं जो किसी समय ब्रिटिश साम्राज्य के हिस्सा थे या फिर वे किसी न किसी रूप में ब्रिटेन से जुड़े हुए थे। राष्ट्रमंडल जो है, इस राष्ट्रमंडल का प्रमुख, इसका प्रमुख जो होता है वह ब्रिटेन का सम्राट होता है, सम्राट होता है। राष्ट्रमंडल एक स्वैच्छिक संगठन है और इसका मुख्यालय जो है, मुख्यालय यह कहां पर है? लंदन में है। और इसमें सदस्य देशों की जो संख्या है वह 56 है वर्तमान में। तो राष्ट्रमंडल को आपने समझा। इस राष्ट्रमंडल का जो उद्देश्य है वैश्विक शांति, मानवाधिकार और विकास को बढ़ावा देना है। वस्तुतः इस राष्ट्रमंडल की सदस्यता भारत की संप्रभुता से असंगत नहीं है। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के बाद भारत पर ब्रिटेन के सम्राट का कोई विधिक या संवैधानिक अधिकार नहीं रहा। अतः किसी भी भारतीय नागरिक को ब्रिटिश सम्राट के प्रति निष्ठा रखने की जो बाध्यता थी वह समाप्त हो गई। राष्ट्रमंडल या राष्ट्रकुल में बने रहने की जो निर्णय भारत का रहा है, इससे राष्ट्रमंडल की जो मूल संकल्पना थी वह ही बदल गई, क्योंकि भारत ने स्वेच्छा से इसे स्वीकार किया और स्वेच्छा से इसे त्याग किया। आजादी के बाद 27 अप्रैल 1949, 27 अप्रैल कब? 1949 को लंदन में एक सम्मेलन होता है। यह सम्मेलन प्रधानमंत्रियों का सम्मेलन था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रमंडल का सदस्य बने रहने का निर्णय लिया और घोषणा की कि स्वतंत्र पूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य बन जाने के बावजूद भी भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य बना रहेगा,
तथा वह सम्राट को स्वतंत्र राष्ट्रों के स्वतंत्र संघ के प्रतीक के रूप में राष्ट्रकुल के अध्यक्ष के रूप में स्वीकृति देगा। यहाँ यह ध्यान रखना आवश्यक है कि यह घोषणा कानूनी रूप से भारत के ऊपर बाध्यकारी नहीं है, क्योंकि भारतीय संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं है। यानी भारत जब चाहे तब राष्ट्रमंडल से अलग हो सकता है। इस तरह से जो आरोप लगाया जाता है या आक्षेप किया जाता है कि राष्ट्रमंडल की सदस्यता भारत के संप्रभुता को सीमित करता है, यह आलोचना तर्कसंगत नहीं है। पंडित नेहरू ने राष्ट्रमंडल के संदर्भ में कहा था, इन्होंने कहा था, क्या कहा था कि स्वेच्छा से किया गया यह करार है या समझौता या संधि है और स्वेच्छा से ही इसे समाप्त किया जा सकता है। श्री रामास्वामी न्यायाधीश थे। श्री रामास्वामी कहते हैं कि राष्ट्रमंडल की सदस्यता जो है एक सौजन्यता है, इसका कोई संवैधानिक महत्व नहीं है। वस्तुतः राष्ट्रमंडल स्वतंत्र राष्ट्रों का स्वतंत्र और स्वैच्छिक समागम है। इसके सदस्य राज्यों की स्थिति पूर्णतः स्वतंत्र और समान दर्जे की है। प्रस्तावना में अगली बात जो कही गई है वह है समाजवादी। इस शब्द का इस्तेमाल प्रस्तावना में किया गया है। यह आदर्श संविधान के प्रस्तावना में है। वस्तुतः यह समाजवादी जो शब्द प्रस्तावना में प्रयोग किया गया, यह क्या है? हमने अभी बताया कि यह समाजवादी शब्द जो है भारतीय संविधान के मूल प्रस्तावना में नहीं था। इसे संविधान के 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। कहां? प्रस्तावना में। कांग्रेस का 1955 में अवार्डी अधिवेशन हुआ। कांग्रेस का सम्मेलन 1955 में कहां होता है? अवार्डी में। इस अवार्डी सम्मेलन में या अधिवेशन में समाज का समाजवादी संरचना का संकल्प लिया गया। समाज का समाजवादी संरचना, यह संकल्प कांग्रेस के अवार्डी अधिवेशन में लिया गया। इस संकल्प में कहा गया कि संविधान की प्रस्तावना और संविधान के निदेशक तत्वों के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए इस प्रकार की योजना बनाई जाए जिससे समाज की समाजवादी संरचना स्थापित हो सके। ऐसी संरचना में यानी समाज के समाजवादी संरचना में उत्पादन के साधनों पर सार्वजनिक स्वामित्व हो तथा उत्पादन में लगातार वृद्धि हो और राष्ट्रीय धन का साम्यपूर्ण वितरण हो, यह समाज का समाजवादी संरचना होगा जिसे कांग्रेस के 1955 के अधिवेशन में स्वीकार किया गया था। यहां प्रश्न उठता है कि जब संविधान के मूल प्रस्तावना में समाजवादी शब्द नहीं था तो प्रस्तावना में इसे जोड़ने की आवश्यकता क्यों पड़ गई? प्रस्तावना में राज्य के समक्ष
जिन उद्देश्यों को प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है, यदि प्रस्तावना के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए राज्य प्रयास करता है तो निश्चित रूप से राज्य के कार्य क्षेत्र में विस्तार होगा। राज्य का यह विस्तृत कार्य क्षेत्र निश्चित रूप से समाजवादी और कल्याणकारी राज्य से जुड़ा हुआ है। प्रस्तावना में समाजवाद शब्द जोड़ करके यह सुनिश्चित किया गया कि भारतीय राज्य व्यवस्था का ध्येय समाजवाद है, किंतु इसका ध्येय राज्य समाजवाद नहीं है। राज्य समाजवाद नहीं। राज्य समाजवाद क्या है? राज्य समाजवाद में निजी संपत्ति के स्वामित्व को समाप्त कर दिया जाता है और उत्पादन के साधनों का पूरी तरह से राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है। इंदिरा गांधी ने इस समाजवाद के बारे में चर्चा करते हुए कहा था। किसने? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी ने कहा कि यह जो समाजवाद है, यह समाजवाद अपने ढंग का समाजवाद है। केवल राष्ट्रीयकरण करना हमारा समाजवाद नहीं है। हम केवल उन्हीं क्षेत्रों का राष्ट्रीयकरण करना चाहते हैं जिसे हम उचित समझते हैं। यानी सारे क्षेत्रों का राष्ट्रीयकरण नहीं, बल्कि उन क्षेत्रों का राष्ट्रीयकरण जो उचित प्रतीत होता है। यह समाजवाद जो है, इस समाजवाद का जो है भारतीय संविधान में कहीं भी अर्थ स्पष्ट नहीं किया गया है। अर्थ स्पष्ट नहीं है कि यह समाजवाद क्या है, इसकी व्याख्या कहीं भी संविधान में नहीं है। यानी इसका स्पष्टीकरण कहीं भी संविधान में नहीं दिया गया है। संविधान में समाजवाद की व्याख्या और स्पष्टीकरण न दिए जाने के कारण भारत में राजनीतिक गुटों और हितबद्ध समूहों द्वारा इसका लाभ उठाया जा रहा है। जनता पार्टी, कौन? जनता पार्टी। इस जनता पार्टी ने समाजवाद का अर्थ स्पष्ट करने के लिए संविधान में 45वां संवैधानिक संशोधन लोकसभा में प्रस्तुत किया था और संविधान में अनुच्छेद 366, अनुच्छेद कौन? 366 में स्पष्टीकरण जोड़ते हुए संविधान में समाजवाद शब्द की व्याख्या करना चाहा था, किंतु राज्यसभा में जनता दल का बहुमत न होने के कारण कांग्रेस ने असहयोग किया और इसे पारित नहीं होने दिया। अतः अभी भी समाजवाद का विभिन्न अर्थ लगाया जाता है, जैसे शोषण से मुक्ति, राज्य समाजवाद या फिर मार्क्सवाद लगाया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने भी समाजवाद के बारे में कहा था कि समाजवाद का प्रमुख उद्देश्य आय, परिस्थिति, जीवन स्तर की असमानता को दूर करना तथा श्रमिक वर्ग को बेहतर जीवन प्राप्त कराना है। नकरा बनाम भारत संघ एक वाद जो है न्यायालय में आया, वह वाद था नकरा
नकरा बनाम भारत संघ। यह जो है 1983 में आया, 1983। नकरा बनाम भारत संघ 1983 के मामले में न्यायालय ने कहा कि भारतीय समाजवाद मार्क्सवाद और समाजवाद का मिश्रण है, जिसका झुकाव गांधीवादी समाज की ओर है। यह समाजवाद जो है वस्तुतः नेहरू का लोकतांत्रिक समाजवाद है, लोकतांत्रिक समाजवाद। इस समाजवाद में यानी लोकतांत्रिक समाजवाद में निजी संपत्ति का पूरी तरह से उन्मूलन नहीं किया जाता, बल्कि राष्ट्रीय हित में निजी संपत्ति पर कुछ नियंत्रण लगाया जाता है। इसमें गरीबों का उत्थान सम्मिलित है। इस तरह से इस समाजवाद में एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है, जिसमें पूंजीवाद और समाजवाद दोनों का मिश्रण है। प्रस्तावना के समाजवाद का जो अर्थ है वह भारतीय संविधान के निदेशक तत्व के अनुच्छेद 39 खा। यह 39 खा क्या कहता है? इसमें कहा गया है कि समुदाय के भौतिक साधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार वितरित हो जिससे सर्वोत्तम सामूहिक हित हो। अनुच्छेद 39 ग में भी कहा गया है 39 ग। इसमें कहा गया है कि धन और उत्पादन के साधनों का अहितकारी संकेंद्रण या केंद्रीकरण ना हो, तथा अनुच्छेद 43 का उद्योगों में कर्मकारों के प्रबंधन की बात कही गई है। ये सारे उपबंध 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए हैं। इसी क्रम में संविधान के 44वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1978 44वां, यह कब आया? 1978 में। इस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान से अनुच्छेद 31 इस अनुच्छेद को जो है निकाल दिया गया। यह अनुच्छेद राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण करने पर उचित मुआवजे का प्रावधान करता था। इसे 44वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा निकाल दिया गया। 1955 में जब समाज का समाजवादी संरचना ढांचा घोषित किया गया था, तब से लेकर के 1991 तक राज्य का जो स्वरूप समाजवादी संरचना से समाजवादी राज्य की तरफ झुका हुआ था, जिसके परिणामस्वरूप निजी उद्योग राज्य के स्वामित्व और प्रबंधन में आ रहे थे। यानी राज्य स्वयं व्यापार और कारोबार चला रहा था। किंतु 1991 में उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण के प्रभाव स्वरूप भारत में नई आर्थिक नीति को अपनाया गया, जिसमें उद्योग और व्यापार जो सार्वजनिक क्षेत्रों में पहले थे, अब निजी क्षेत्रों में या निजी हाथों में सौंपे जा रहे हैं।
राज्य का झुकाव राज्य नियंत्रित प्रणाली से बाजार नियंत्रित प्रणाली की ओर है। यद्यपि आज भी राज्य कई प्रकार के लोक कल्याणकारी कार्य कर रहा है। इस तरह से समाजवादी शब्द के विविध संदर्भों को आपने गहराई से समझा। अगला शब्द जो प्रस्तावना में है वह शब्द है पंथ निरपेक्षता, सेकुलरिज्म। निरपेक्षता, पंथ निरपेक्षता, यह शब्द जो है भारतीय संविधान के प्रस्तावना में आया है। और यह पंथ निरपेक्षता शब्द भी जो है मूल प्रस्तावना में नहीं था। इसे भी 42वें संवैधानिक संशोधन 1976, 42वें संशोधन कब 1976 के द्वारा प्रस्तावना में जोड़ दिया गया। भारत के लोगों में एकता और बंधुता स्थापित करने के लिए धर्मनिरपेक्षता के आदर्श को उद्देशिका में रखा और अपनाया गया है। यानी धर्मनिरपेक्षता का जो उद्देश्य है वह लोगों में परस्पर एकता और बंधुत्व की भावना को पैदा करना है। भारत ने जहां पंथ निरपेक्षता या धर्मनिरपेक्षता या सेकुलरिज्म का आदर्श अपनाया, वहीं पर पाकिस्तान, म्यांमार और बांग्लादेश आदि देशों ने धर्म विशेष को विशेष संरक्षण दिया है। यहाँ पर यानी भारत में धर्मनिरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता का जो अर्थ है कि राज्य समान रूप से सभी धर्मों की रक्षा करेगा। सभी धर्मों की रक्षा, यानी राज्य जो है सभी धर्मों की रक्षा करेगा। राज्य किसी भी धर्म के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा। राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होगा। राज्य ना तो किसी धर्म को पोषित करेगा और ना ही किसी धर्म को संवर्धित करेगा। संविधान में कहीं पर भी पंथ निरपेक्षता को जो है वह परिभाषित नहीं किया गया है। यानी पंथ निरपेक्षता क्या है, यह जो है यह पंथ निरपेक्षता क्या है, इसकी परिभाषा कहीं भी संविधान में नहीं दिया गया है। पंथ निरपेक्षता शब्द की परिभाषा संविधान में न दिए जाने के कारण तथा इसकी अस्पष्टता का लाभ समय समय पर विविध राजनैतिक हितबद्ध समूहों, संगठनों और दलों के द्वारा लगातार उठाया जा रहा है। इस धर्मनिरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता का लोग अपने अनुसार अलग अलग अर्थ लगाते हैं। कुछ लोग इसका अर्थ धर्म विरोध, तो कुछ लोग इसका धर्म से अलग, तो कुछ लोग सर्वधर्म समभाव लगाते हैं। भारत में जो धर्मनिरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता है,
यह पंथ निरपेक्षता जो है यह भावना का विषय नहीं है, भावना का विषय नहीं है, बल्कि यह कानून द्वारा प्रतिपादित है। कानून, कानून के द्वारा यह क्या है? प्रतिपादित है। प्रस्तावना में जिस विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता का वचन दिया गया है, वह वचन तभी पूरा हो सकता है जब राज्य धर्मनिरपेक्ष हो। भारतीय संविधान के भाग 3 आप लोग सभी जान रहे होंगे कि यह मौलिक अधिकारों से संबंधित है। अनुच्छेद 25 से लेकर के अनुच्छेद 28 तक, अनुच्छेद 25 से 28 तक जो है यह धार्मिक स्वतंत्रता, यानी प्रत्येक व्यक्ति को धर्म मानने, आचरण करने तथा प्रचार करने की आजादी दी गई है। यह जो आजादी दी गई है, यह मौलिक अधिकारों के रूप में विधि के माध्यम से स्थापित राज्य के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप को सांकेतिक करता है। जो मौलिक कर्तव्यों की भावना संविधान में है, वह भी पंथ निरपेक्षता को द्योतित करता है। एस.आर. मुंबई बनाम भारत संघ न्यायालय में एक मुकदमा आया, एस.आर. मुंबई बनाम भारत संघ, यह मुकदमा आया 1994 में, और इस मुकदमे में धर्मनिरपेक्षता को संविधान का मूल लक्षण बताया गया। डॉक्टर अंबेडकर हिंदू कोड बिल पर बोलते हुए उन्होंने कहा था कि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ यह नहीं है कि हम जनता के धार्मिक भावनाओं और उसके दृष्टिकोणों को समझने का प्रयास नहीं करेंगे। इसका तात्पर्य यह है कि संसद द्वारा कोई धर्म शेष लोगों पर लादा नहीं जाएगा। संविधान केवल इसी सीमा को पहचानता है। संविधान लागू होने के बाद धर्मनिरपेक्षता का तात्पर्य सभी धर्मों के प्रति तटस्थता या फिर धर्म के प्रति उपेक्षा का भाव समझा गया। इससे हम विविध धर्म मानने वाले लोगों के बीच आपसी गलतफहमी दूर करने तथा एक दूसरे के प्रति आदर भाव पैदा करने में हम विफल रहे हैं। अतः अब हमें धर्मनिरपेक्षता का सकारात्मक अर्थ लेना चाहिए, जिसके अनुसार सभी नागरिकों को सभी धर्मों का ज्ञान कराया जाना चाहिए, ताकि उनमें एक दूसरे के प्रति आदर भाव पैदा हो सके। यही बात अरोड़ा राय बनाम भारत संघ 2002 में अरोड़ा राय बनाम भारत संघ के मामले में न्यायालय ने कहा था। न्यायमूर्ति धर्माधिकारी का भी यही जो है कहना है। इस तरह से आपने धर्मनिरपेक्षता शब्द की व्याख्या और उसके विविध संदर्भ को देखा। अगला शब्द जो प्रस्तावना में
प्रयोग किया गया है वह है लोकतंत्रात्मक। लोकतंत्रात्मक यानी डेमोक्रेटिक। इस लोकतंत्रात्मक शब्द का क्या आशय है? लोकतंत्र का जो चिर प्रचलित अर्थ है, आप सभी लोग जानते हैं कि जनता का, जनता द्वारा, जनता के लिए सरकार। किंतु प्रस्तावना में जिस लोकतंत्र का चित्र खींचा गया है वह लोकतंत्र राजनीतिक और सामाजिक दोनों है। राजनीतिक और सामाजिक, यह दोनों तरह का लोकतंत्र है। इस तरह यह न केवल शासन में लोकतंत्र है बल्कि समाज का स्वरूप भी लोकतंत्रात्मक होगा, जिसमें न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना होगी। शासन पद्धति के रूप में जो लोकतंत्र भारत में है वह प्रत्यक्ष लोकतंत्र नहीं है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र नहीं है। यह कैसा लोकतंत्र है? यह अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। तो आप एक बात को समझें कि यह प्रत्यक्ष लोकतंत्र वास्तव में है क्या। प्रत्यक्ष लोकतंत्र लोकतंत्र का एक ऐसा स्वरूप है जिसमें जनता सीधे कानून निर्माण में भागीदारी करती है, जिसके लिए लोकतंत्र के विभिन्न साधनों जैसे इनिशिएटिव, आरंभक, यानी जनता आरंभ करे कुछ कानूनों को बनाने के लिए, रेफरेंडम, लोक निर्णय, पेब्लिसाइट, जनमत संग्रह, लैंड्सजिमेंट, प्रारंभिक सभा का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि स्विट्जरलैंड के कुछ कैंटनों में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का प्रयोग किया जाता है। जहां तक भारत की बात है, भारत में प्रतिनिधि लोकतंत्र है। यहां पर जिस लोकतंत्रात्मक शासन की बात कही गई है वह प्रतिनिधि लोकतंत्र है। प्रतिनिधि लोकतंत्र, यह प्रतिनिधि लोकतंत्र क्या है? यहां पर लोग अपनी संप्रभुता का प्रयोग अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से संसद और राज्य विधान मंडलों के द्वारा व्यक्त करते हैं। यहां पर मंत्रिपरिषद जो होती है या कार्यपालिका जो होती है वह इन्हीं विधान मंडलों, केंद्र स्तर पर लोकसभा के प्रति और राज्य स्तर पर विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। भारत की जो जनता होती है वह अपने प्रतिनिधियों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के माध्यम से करती है। यह मताधिकार संविधान के अनुच्छेद 326 के तहत दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि बिना किसी धर्म, मूल वंश, लिंग, जाति के उन सभी भारतीय नागरिकों को प्राप्त है जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं। यानी भारत में जो नागरिक 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं उन्हें बिना किसी भेदभाव के मत देने का अधिकार है। तो आपने लोकतंत्रात्मक शब्द का भी अर्थ समझा। यहाँ पर लोकतंत्रात्मक जो है वह ना केवल राजनीतिक लोकतंत्र की बात है इसमें, बल्कि सामाजिक लोकतंत्र की भी इसमें बात है। अगला शब्द जो उद्देशिका में प्रयुक्त है वह है गणराज्य यानी रिपब्लिक। यह गणराज्य
क्या है? संविधान की प्रस्तावना स्पष्ट शब्दों में घोषित करती है कि संविधान के अंतर्गत सभी प्रकार के प्राधिकारों या शक्तियों का स्रोत भारतीय जनता है, न कि अन्य कोई दूसरा बाहरी स्रोत। भारत ने संविधान रचना के साथ ही साथ अपने को गणराज्य घोषित कर दिया। यहां गणराज्य का क्या अर्थ है? गणराज्य का अर्थ यह है कि भारत का जो राष्ट्र प्रमुख या राष्ट्राध्यक्ष है वह किसी वंश परंपरा पर आधारित नहीं है, बल्कि यह निर्वाचित राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति सहित भारत के सभी पदों पर कोई भी नागरिक नियुक्त या निर्वाचित हो सकता है। एक तरह से यहां पर गणराज्य का तात्पर्य जनता की सरकार, जनता के लिए सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय हेतु प्रतिबद्ध है। अगला जो शब्द प्रयोग किया गया है वह प्रस्तावना में न्याय शब्द का प्रयोग किया गया है। यह न्याय वास्तव में है क्या? न्याय एक व्यापक अवधारणा है जिसका अर्थ है लोगों के साथ निष्पक्ष, समान और उचित व्यवहार करना। न्याय का मूल विचार यह है प्रत्येक व्यक्ति को वह मिले जिसके वह योग्य या पात्र है, जिससे समाज में शांति, समानता और विकास सुनिश्चित हो सके। भारतीय न्याय प्रणाली जो है वह कहती है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, यानी सभी लोग सुखी हों, ऐसा भारतीय न्याय प्रणाली कहती है। भारतीय प्रस्तावना में न्याय संकीर्ण अर्थों में नहीं बल्कि न्याय के तीनों पक्षों, न्याय के तीनों पक्ष कौन है? राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक। प्रस्तावना में न्याय के तीनों पक्ष राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक न्याय पर बल दिया गया है। सामाजिक न्याय वास्तव में है क्या? सामाजिक न्याय का तात्पर्य है कि समाज में व्यक्ति को व्यक्ति होने के कारण महत्व प्रदान किया जाना चाहिए, ना कि उसे किसी पद, किसी वंश, किसी जाति में जन्म लेने के कारण। यानी किसी व्यक्ति के साथ मूल वंश, लिंग, जाति, धर्म, जन्म स्थान के आधार पर किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। यही है सामाजिक न्याय। भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो है 15, आप देखिए अनुच्छेद 15 क्या कहता है कि अनुच्छेद 15 कहता है कि सार्वजनिक स्थानों पर प्रवेश और सार्वजनिक स्थानों के प्रयोग के संदर्भ में भेदभाव जो है वह वर्जित है। यानी सार्वजनिक स्थानों के प्रयोग और वहां प्रवेश से किसी व्यक्ति को धर्म, मूल, वंश, लिंग, जाति, जन्म स्थान के आधार पर रोका नहीं जा सकता। अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 38 क्या बात कहता है? निर्देशक तत्वों का कि राज्य को यह निर्देश देता है कि राज्य एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाए जिससे सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की संस्थाओं को अनुप्राणित करे। अनुच्छेद 23 जो मौलिक अधिकारों से संबंधित है, यह अनुच्छेद 23 कहता है कि मानव व्यापार और व्यागार सामाजिक न्याय हेतु
प्रतिबंधित है। तो जो सामाजिक न्याय है, यह सामाजिक न्याय कहता है कि किसी भी व्यक्ति के साथ जन्म स्थान, लिंग, धर्म इत्यादि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। जहां तक आर्थिक न्याय की बात है, आर्थिक न्याय क्या है? आर्थिक न्याय का अर्थ आर्थिक लोकतंत्र और कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जिसके पास धन है उससे छीनकर गरीबों में बांट देना नहीं है, बल्कि संपत्ति के स्रोतों और राष्ट्रीय आय में वृद्धि करके उत्पादन में योगदान करने वाले लोगों में समता पूर्वक बांट देना है। आर्थिक न्याय की संकल्पना संविधान के भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में दिया गया है। आर्थिक न्याय के बिना राजनीतिक न्याय का कोई अर्थ नहीं होता है। भूख से पीड़ित व्यक्ति के लिए सभी चीजें धोखा हैं जो सभ्य समाज में विकास के नाम पर किया जाता है। निश्चित रूप से लोकतंत्र की सफलता आर्थिक न्याय पर ही निर्भर है। राजनीतिक न्याय, यह राजनीतिक न्याय क्या है? राजनीतिक न्याय का अर्थ है कि राजनीति के क्षेत्र में मनुष्य और मनुष्य के बीच मनमाना भेदभाव नहीं किया जाएगा, चाहे वे पुरुष हों या फिर स्त्री। प्रस्तावना में जिस राजनीतिक न्याय की बात कही गई है उसे सुनिश्चित करने के लिए जरूरी था कि शिक्षा और संपत्ति पर ध्यान दिए बिना भारत के राज्य क्षेत्र में निवास करने वाले प्रत्येक व्यक्ति राजनीतिक व्यवस्था में भाग ले सके। इसी कारण भारतीय संविधान में बिना किसी शर्त के केवल 18 वर्ष की आयु प्राप्त नागरिक को सार्वजनिक मताधिकार या सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार दिया गया है। यहां पर निर्वाचन के सिद्धांत के अंतर्गत एक व्यक्ति एक वोट की मान्यता दी गई है। भारित मतदान यहां पर नहीं है। प्रत्येक 5 वर्ष में समस्त वयस्क नागरिक के मत से संघ का विधानमंडल और राज्य के विधानमंडल के सदस्य चुने जाते हैं। इस तरह से न्याय के अंतर्गत आपने राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिक्षेत्र को देखा और जो भारतीय न्याय प्रणाली है वह सर्वे भवन्तु सुखिनः और सर्वे सन्तु निरामया पर जोर देती है। अगला शब्द जो प्रस्तावना में है वह है स्वतंत्रता। ये शब्द, स्वतंत्रता शब्द, लिबर्टी शब्द दिया गया है। प्रस्तावना में अभिव्यक्त स्वतंत्रता विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता है। जब स्वतंत्र और सभ्य जीवन जीने के लिए समुदाय के प्रत्येक व्यक्ति के न्यूनतम अधिकार सुरक्षित हो जाते हैं तो सही अर्थों में लोकतंत्र की स्थापना होती है। भारतीय संविधान के भाग 3, संविधान के आप देखिए किसमें, भाग 3। भाग 3 जो है यह मौलिक अधिकारों से संबंधित है। इसका अनुच्छेद 19 जिसमें 6 स्वतंत्रताओं की बात कही गई है तथा अनुच्छेद 25 से लेकर के अनुच्छेद 28 तक में धार्मिक स्वतंत्रता की बात कही गई है।
ये सभी जो स्वतंत्रता के अधिकार व्यक्तियों को दिए गए हैं, ये अधिकार राज्य के विरुद्ध हैं। किंतु यह अधिकार सामान्य हित की सिद्ध हेतु और निदेशक तत्वों के क्रियान्वयन अनुच्छेद 31 और मूल कर्तव्यों अनुच्छेद 51 का के अधीन है। स्वतंत्रता के बाद जो अगली बात कही गई है वह है समानता। यह समानता प्रस्तावना में क्या है? प्रस्तावना में उल्लिखित किया गया है प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। इसके बिना व्यक्ति को मिले सभी अधिकार जो है वह निरर्थक हो जाते हैं। अतः इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सामाजिक संरचना से असमानता प्रत्येक स्तर पर दूर करना आवश्यक है। तभी व्यक्ति के व्यक्तित्व का सर्वोत्तम विकास हो सकता है। इसके लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 18 तक में समानता की संकल्पना को ठोस आधार दिया गया है। संविधान के भाग 3 में इनके रक्षा के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं। जैसे प्रत्येक व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता और विधि के समान संरक्षण जो है अनुच्छेद 14। इस अनुच्छेद 14 में जो है विधि के समक्ष समानता और विधि के समान संरक्षण की बात कही गई है। केवल धर्म, मूल वंश, लिंग, जाति और जन्म स्थान के आधार पर अनुच्छेद 15 के द्वारा जो है प्रतिबंधित किया गया है। अनुच्छेद 15(2) में कहा गया है कि सार्वजनिक स्थल जो है सभी व्यक्तियों के प्रयोग के लिए खुला है। अनुच्छेद 16 कहता है कि लोक नियोजन में अवसर की समानता, और 17 जो है अस्पृश्यता के अंत, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत करता है। समानता की जो अवधारणा है प्रस्तावना में वह काफी व्यापक है। यह अपने अंदर समानता के सभी प्रकारों जैसे सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक और शिक्षा की समानता आदि को समेटे हुए है। राजनीतिक समानता के लिए एक व्यक्ति एक वोट की बात कही गई है। राजनीतिक पदों का निर्वाचन करने और स्वयं निर्वाचित होने का अधिकार प्रत्येक नागरिक को दिया गया है जो भेदभाव से मुक्त है। इसे न केवल भारत में सिद्धांत अपितु व्यवहार में राजनीतिक सत्ता ने संघ राज्य विधानमंडलों, न्यायालयों, राजनैतिक प्रतिनिधियों में हर वर्ग और समुदाय जैसे मुसलमानों और ईसाइयों के प्रतिनिधित्व को ध्यान दिया गया है। आर्थिक भेदभाव को कम करने के लिए संविधान के भाग 4 में राज्यों को कुछ निर्देश दिया गया है। जैसे 39 का इसमें जो है कहा गया है कि स्त्री और पुरुष दोनों के लिए समान कार्य, समान वेतन दिया जाएगा। 39 ख में कहा गया है कि सार्वजनिक हित हेतु भौतिक साधनों के स्वामित्व और नियंत्रण को जो है विकेंद्रीकृत किया जाएगा। इसी तरह से अनुच्छेद 29
अनुच्छेद 29। इस अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति के संरक्षण का अधिकार प्रदान किया गया है। समानता के बाद व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति की गरिमा, इसकी बात संविधान की प्रस्तावना में कही गई है। जब तक व्यक्ति की गरिमा को सुरक्षित नहीं किया जाएगा, ना तो बंधुता में वृद्धि होगी और ना ही लोकतंत्र की सिद्धि होगी। इसीलिए उद्देशिका में व्यक्ति की गरिमा को सुरक्षित करने की बात कही गई है और इस हेतु भारतीय संविधान में व्यापक रक्षोपाय किए गए हैं। भारतीय संविधान के भाग 3 में दिए गए मौलिक अधिकार नागरिकों के अधिकारों की गरिमा की रक्षा करते हैं, जिसका उल्लंघन होने पर व्यक्ति न्यायालय की शरण में जा सकता है। अनुच्छेद 17 के माध्यम से मानवता के माथे पर लगे हुए कलंक यानी अस्पृश्यता पर मानव गरिमा की रक्षा हेतु प्रतिबंध लगाया गया है। व्यक्ति की गरिमा के रक्षा के लिए कार्य की मानवोचित दशाओं और आर्थिक समानता भी आवश्यक है। इस हेतु भारतीय संविधान के निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 39 का के अधीन जो है स्त्री और पुरुष को समान आजीविका का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 42 में काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं की बात कही गई है। अनुच्छेद 43 में निर्वाह मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर, अवकाश का भोग सुनिश्चित करने वाले काम की दशाएं तथा सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर प्रदान करवाना राज्य प्रयास करेगा। इसके साथ साथ संविधान के अन्य अनुच्छेदों में गरिमा की रक्षा का प्रावधान किया गया है। उच्चतम न्यायालय ने अपने एक निर्णय में गरिमा के अधिकार को मूल अधिकार माना है। आर्थिक स्तर पर भी गरिमा के अधिकार को सुरक्षित करने के लिए 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि यदि राज्य निर्देशक तत्वों के क्रियान्वयन के लिए कोई कदम उठाता है तो उसे इस आधार पर अवैध घोषित नहीं किया जाएगा कि वह मूल अधिकार अनुच्छेद 14 और 19 का उल्लंघन करता है। अब आप अगला देखिए, जो प्रस्तावना में बात कही गई है, राष्ट्र की एकता और अखंडता। राष्ट्र की एकता और अखंडता। अब आप देखिए कि संविधान के मूल प्रस्तावना में राष्ट्र की एकता शब्द जो है था। भारत अनेक विविधताओं से भरा हुआ देश है। यहाँ विभिन्न जातियाँ, विभिन्न भाषाई समुदाय, सांस्कृतिक विविधताओं से युक्त समूह, विभिन्न निर्जातीय समूह, विविध क्षेत्रीय विविधताएं, अलगाववादी प्रवृत्तियां तथा अन्य विषमताएं व्याप्त हैं। अतः देश की एकता और स्वतंत्रता को बनाए रखने के साथ लोकतंत्र के प्रयोग को सफल करने हेतु प्रस्तावना में एकत्व की बात कही गई है। 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 के द्वारा अखंडता शब्द इसमें जोड़ करके इसे और बल प्रदान किया गया है। इसके साथ साथ संविधान में कई ऐसे प्रावधान हैं जो देश की एकता और अखंडता के रक्षा के लिए किए गए हैं। आप देखिए, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 352 यह राष्ट्रीय आपात से संबंधित है। अनुच्छेद 249
249। इसमें जो है राज्य सूची के विषयों पर केंद्र को कानून बनाने का अधिकार मिल जाता है। इसके साथ साथ एकल नागरिकता, एक ध्वज, एक संविधान, एकीकृत न्यायपालिका आदि। भारत की एकता के उन्नयन हेतु संतोष बनाम सचिव 1995, संतोष बनाम सचिव 1995 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय का मत था कि संस्कृत भाषा पर आधारित भारत की संस्कृति और विरासत की प्रमुख भूमिका होनी चाहिए। राष्ट्र की एकता और अखंडता के बाद जिस शब्द की बात कही गई है वह है बंधुता, बंधुता, भाईचारा। संयुक्त राष्ट्र संघ के मानवाधिकार के घोषणा पत्र के अनुच्छेद 1 की घोषणा की यह भावना कि सभी मनुष्य जन्म से ही गरिमा और अधिकारों की दृष्टि से समान है, उन्हें परस्पर भ्रातृत्व भावना से कार्य करना चाहिए, हमारी प्रस्तावना की बंधुता में व्यक्त हुआ है। भारत की एकता और अखंडता के मार्ग में बाधा पहुंचाने वाली प्रवृत्तियों पर तब तक विजय नहीं पाया जा सकता जब तक भारत में रहने वाले विविध व्यक्तियों, वर्गों, समुदायों के बीच भाईचारे की भावना न हो। भारत में निवास करने वाले लोगों के बीच यह भावना होनी चाहिए कि हम सभी एक ही मातृभूमि के संतति हैं, हम अनेक नहीं एक हैं, एक का सुख दुख हमारा है और हमारे सुख दुख एक के हैं। परस्पर बंधुता बढ़ाने के लिए भारतीय संविधान के भाग 4 का जो मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है जोड़ करके बंधुता बढ़ाने की बात कही गई है। अनुच्छेद 51 में, अनुच्छेद 51 में जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बंधुता बढ़ाने की बात कही गई है। संविधान के उद्देशिका में काफी उदात्त और भव्य शब्दों का प्रयोग किया गया है। ये उन सभी मूल्यों को साकार करते हैं जिनकी मानव बुद्धि, कौशल और विकास के साथ कल्पना कर पाया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना से एक विद्वान हैं बारकर। बारकर भारतीय संविधान की प्रस्तावना से इतने प्रभावित होते हैं कि वे अपने शोध ग्रंथ में भारतीय संविधान के प्रस्तावना का उल्लेख करते हैं और कहते हैं कि मैंने अपनी पूरी पुस्तक में जो भी कुछ कहने का प्रयास किया है वह भारत की प्रस्तावना में संक्षेप में रख दिया गया है। इसे यानी भारतीय प्रस्तावना को मेरे पुस्तक का मूल स्वर माना जा सकता है। संविधान सभा में ठाकुरदास भार्गव एक संविधान सभा में ये थे, ठाकुरदास भार्गव। ठाकुरदास भार्गव ने संविधान सभा में भाषण देते हुए कहा था कि प्रस्तावना संविधान का सबसे मूल्यवान अंग है। यह संविधान की आत्मा, संविधान की कुंजी, आत्मा और क्या कुंजी है। प्रस्तावना के बारे में संविधान सभा में ऐसी टिप्पणी ठाकुरदास भार्गव ने किया था। के.एम. मुंशी दूसरे नंबर पर आप देखिए, के.एम. मुंशी ने प्रस्तावना को राजनीतिक जन्म कुंडली, राजनीतिक जन्म
कुंडली कहा था। न्यायमूर्ति सुब्बा राव, तीसरा सुब्बा राव। सुब्बा राव ने भारतीय प्रस्तावना के संदर्भ में कहा कि यह संविधान के आदर्शों और आकांक्षाओं को बताती है। आदर्शों और आकांक्षाओं को बताती है। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 में, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 में इसमें कहा गया था कि प्रस्तावना उन सिद्धांतों का निचोड़ है जिसके आधार पर सरकार को कोई कार्य करना है। यह संविधान की मूल आत्मा, यह शाश्वत और अपरिवर्तनीय है, ऐसा न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह ने कहा था। एक प्रश्न है, क्या प्रस्तावना संविधान का अंग है? यह प्रस्तावना क्या संविधान का अंग है? संविधान का अंग है या नहीं? तो आप देखिए कि बेरूबरी यूनियन 1960 एक मुकदमा आया, बेरूबारी कब आया? 1960 में। बेरूबारी यूनियन के मामले में न्यायालय ने यह मत प्रकट किया कि उद्देशिका या प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, यह संविधान निर्माताओं के मन की कुंजी है। जहां संविधान के धाराओं का अर्थ संदिग्ध और अस्पष्ट हो, वहां संविधान निर्माताओं का आशय समझने के लिए उद्देशिका का सहारा लिया जा सकता है। न्यायमूर्ति गजेंद्र गडकर ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। यह ना तो शासन की शक्ति का स्रोत है और ना ही शासन को किसी शक्ति से वंचित करने का साधन है। किंतु केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में कहा गया कि प्रस्तावना जो है वह संविधान का अंग है। संविधान में इसका वही स्थान है जो अन्य उपबंधों का है। संविधान के अन्य उपबंधों की भांति इसमें भी संशोधन किया जा सकता है, किंतु इसमें ऐसा संशोधन नहीं किया जा सकता जिससे संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन होता हो। न्यायालय ने संविधान के बुनियादी तत्वों को प्रस्तावना के शब्दों में खोजने का प्रयास किया है। वस्तुतः संविधान की व्याख्या में प्रस्तावना का महत्व है, किंतु जो प्रस्तावना है यह जो है न्याय योग्य नहीं है। यानी इसके आधार पर कोई न्यायिक निर्णय नहीं दिया जा सकता। इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण 1975 के मामले में बेरूबरी के तर्क को पुनः दोहराया गया। इसके बाद 42वां संविधान संशोधन 1976 आता है। इसके द्वारा संविधान में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया। 1994 में
SR मुंबई, SR बम्बई का मामला आता है। इसमें न्यायमूर्ति रामास्वामी कहते हैं कि उद्देश्य का संविधान का अंग है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था, संघात्मक ढांचा, राष्ट्र की एकता और अखंडता, पंथ निरपेक्षता, समाजवाद, सामाजिक न्याय तथा न्यायिक पुनरावलोकन संविधान का मूल ढांचा है। इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है। इस तरह से आप सभी लोगों ने संविधान की उद्देशिका या संविधान की प्रस्तावना, संविधान के आदर्शों और सिद्धांतों के संदर्भ में किया, जिसमें प्रस्तावना में निहित जो शब्द हैं वही भारतीय संविधान के आदर्श और आधारभूत सिद्धांत हैं, जिन्हें प्राप्त करने की अपेक्षा की गई है। इस पाठ को आपने अच्छी तरह से पढ़ लिया होगा, समझ लिया होगा। मुझे आशा है कि यदि आप इस तथ्य को भली भांति अध्ययन कर लेते हैं तो इससे आने वाले सभी परीक्षाओं में कोई भी प्रश्न आपका छूटेगा नहीं। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद।